आदिवासी समाज की गौरव, साहस का चिन्ह गोंडवाना साम्राज्य की महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी की जयंती है। उन्हें मेरा सत-सत नमन। जय जोहार। लोकनायक टंट्या मामा जी की जय। जय भीम। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, हमू आखा एक छे। आदिवासी नायक भीमा नायक जी, शंकर शाह रघुनाथ शाह जी, बादल होई जी की विरासत को नमन। माही माता की कृपा से, कालका माता की कृपा से, अमका झमका माता की कृपा से आज मैं यहां आपके बीच आई हूं। यहीं पास में अमका झमका के दरबार में भगवान कृष्ण ने मां रुक्मिणी जी के साथ लीला रचाई थी। यहाँ मोहन खेड़ा का श्वेतांबर जैन मंदिर है, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जहाँ देश भर से लोग आते हैं। ये महाराजा भोज की धरती है, शहीद महाराजा बख्तावर सिंह जी की धरती है, जिन्होंने हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया। यहीं पर आदिवासी समाज के और हमारे राष्ट्र नायक टंट्या मामा ने हमारी आजादी के लिए बलिदान दिया। यह संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी की धरती है। हमारी आजादी की लड़ाई के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जो धार जिले से में कालूराम विरुलकर जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आजादी के बाद संविधान सभा में सदस्य बनकर उन्होंने भारत के संविधान को बनाने में बहुत योगदान दिया। महापुरुषों की धरती है। आज यहाँ खड़े होते हुए, उनका नाम लेते हुए, उनकी याद करते हुए मन में ये बात आती है कि हम इन्हें महापुरुष क्यों कहलाते हैं। इनमें और साधारण जनता में क्या फर्क था? फर्क ये था कि इन्हें हम महापुरुष इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने आजीवन जनता के लिए संघर्ष किया। एक जनता के साथ भरोसे का रिश्ता जोड़ा और उस भरोसे को जीवन भर नहीं टूटने दिया। इसीलिए आज भी उनके गुजर जाने के सैकड़ों साल, दशकों बाद हम उनकी याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी। पुरुष नहीं थी, मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती थी जिन पर आपका पूरा भरोसा था। और आपका भरोसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने दिन रात आपके लिए काम किया। एक भावनात्मक रिश्ता था और आज यहाँ खड़े हुए उस रिश्ते की भी मुझे याद आती है। हम छोटे थे, हमें आपकी कहानियां बताती थी, आपकी संस्कृति के बारे में बताती थी, और जो रिश्ता आपके और उनके बीच था वो आदर का रिश्ता था, प्रेम का रिश्ता था, श्रद्धा का रिश्ता था। ये एक तरफा नहीं था। ये बात नहीं थी कि सिर्फ आप उनसे प्रेम करते थे या उनके प्रति आपके दिल में श्रद्धा थी। उनके दिल में भी आपके लिए श्रद्धा थी, उनके दिल में भी आपके लिए प्रेम था, और वो आपकी संस्कृति की, आपकी के प्रति उनके दिल में श्रद्धा और आदर थी।
तो ये जो रिश्ता होता है जो नेता और जनता के बीच में होता है, एक बहुत अनोखा रिश्ता होता है। जैसे मैंने कहा, इस रिश्ते को अगर नेता निष्ठा से सींचता है, काम करके दिखाता है, तो ये रिश्ता मजबूत बनता है। तो एक ऐसा रिश्ता बनता है जैसा इंदिरा जी का आपके साथ था। आजकल परिस्थितियां काफी अलग हो चुकी हैं। हमारी तरह बहुत नेता चुनाव के समय खास तौर से आपके सामने आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, आप सबकी बातें सुनते हैं। मैं भी सुन रही थी। आज सुबह जब मैं उठी, मैंने कहा मैं देखती हूँ मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने घोटाले किए, वो कहते हैं हमने किए। हम कहते हैं हमने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। हम कहते हैं हमने रोजगार दिलाए, वो कहते हैं उन्होंने दिलाए। तो मैं सोच रही थी कि ये तो भाषण तो सभी सेम कहते हैं, वही भाषण है। तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है और इस बीच सच्चाई क्या है? हाँ, मुझे मालूम है। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है? कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। तो इसमें एक बात जो मैं इससे पहले कह रही थी वह स्पष्ट हो जाती है कि जब एक पार्टी का नेता आपके सामने कुछ कहता है, दूसरा वही चीज लगभग कह के जाता है, तो आपको पता कैसे चलता है कि कौन सच्चाई कह रहा है? पता आपको तब चलेगा जब आप अपने ही अनुभव पर उतरेंगे। आपका अनुभव क्या है? आपका जीवन क्या है? आपके संघर्ष क्या है? क्या महंगाई बढ़ी है पिछले 18 सालों में? बताइए। 10 गुना? पिछले 5 सालों में? 3.5 सालों में? जब से इनकी सरकार रही है तब से बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। रोजगार मिले हैं आपको? नहीं। मेरे किसान भाई जो खेती छोड़ के यहाँ आए हैं, बताइए आपका जीवन ज्यादा मुश्किल हुआ है कि ज्यादा आसान? मुश्किल हुआ है। आपको मालूम, आप कह रहे हैं किसानों की आत्महत्या 17,000 में, मैंने अभी एक आंकड़ा सुना कि लगभग 17,000 नवयुवकों ने आत्महत्या की है पिछले 18 सालों में। तो सोचिए कि आपकी सच्चाई आज क्या है। किसी की बातों में मत पड़िए, मैं तो कहती हूं मेरी बातों में भी मत पड़िए, अपनी सच्चाई और अपने अनुभव में पड़िए और उस अनुभव के आधार पर अपना निर्णय लीजिए। आज हम इस देश में खड़े हैं जिस पर हम सबको गर्व है। और गर्व क्यों है? क्योंकि अगर आप आसपास के देशों को देखेंगे तो शायद हमारा एक देश है इन सारे आसपास के देशों में जो आजादी के बाद एक लोकतंत्र माना जाता था और जिसका लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहा है। और ये लोकतंत्र हमारे संविधान में गढ़ा हुआ है। जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा और बनाया, उन्होंने जीवन इस देश के लिए दिया। एक नहीं थे, बहुत सारे लोग थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी। और हमें गर्व है आज अपने देश पर, जिसके संविधान में लिखा है कि हर जने को समान अधिकार मिलना चाहिए। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने पंचायतों को सत्ता देकर यह अधिकार मजबूत बनाया। आज देखिए आज की परिस्थिति क्या है। आज तमाम पंचायतों को
मुश्किलों में डाल दिया है। और जहां हमने पंचायतों के लिए व्यवस्था लागू की, भाजपा सरपंचों के अधिकारों में कटौती ला रही है, आपको कमजोर कर रही है। राज्य भर में आज पटवारी 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं। जितने भी काम आपको कराने पड़ते हैं, सब काम रुक गए हैं। आप भटकते रहते हैं इधर से उधर। उनकी अपनी मांग है, उनको भी सरकार ने सहायता नहीं दी, वे हड़ताल पे बैठे हैं। ये स्थिति है आज यहाँ की। 18 सालों में 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने चले तो हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला, नौकरियों में घोटाला, धार में यहाँ के डैम के बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ। इससे क्या पता चलता है आपको? आप अगर मेहनत करते हैं, खेती में, काम में मेहनत करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो किस लिए करते हैं? मेरी बहनें, आप घर पे मेहनत करती हो, सारा घर परिवार संभालती हो, किस लिए करती हो? अपने बच्चों की परवरिश के लिए करती हो ना, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमसे कुछ ज्यादा ही करें। अगर हम खेती करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसकी और हमारे से बड़ी ज्यादा नौकरी होगी। अगर हम कहीं पे नौकरी करते हैं, हम सोचते हैं चलो इसको और पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि ताकि हमसे भी ज्यादा कमाएं, हम बूढ़े होंगे, हमारी देखभाल करें। यही हमारा मकसद होता है। चाहे जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, सब चाहते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत हो, उनकी तरक्की हो। और जब आप सामने देखते हैं कि चाहे पाठशालाओं में, चाहे भर्ती में, चाहे आपकी नौकरियों में, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में घोटाला घोटाला भ्रष्टाचार है, तो कैसे मायूस होते होंगे? तो कैसे आपका दिल मजबूत बने और आप आगे बढ़ते चले जाएं? जब आपने किसी पर भरोसा किया, आपने अपना पूरा भरोसा एक नेता में डाला, एक पार्टी में डाला, और आपको पता चला कि 3.5 सालों से, उससे पहले भी जब इनकी सरकार थी, तो सिर्फ भ्रष्टाचार 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 करते रहे। मैं जानती हूं कि आप में से कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि चलो खा रहा है, थोड़ा बहुत उसको खाने दो, हमारा काम तो करे, है कि नहीं? मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सब करते हैं, लेकिन कम से कम हमारा काम तो हो रहा है। मैंने बहुत बार कभी सुना है। लेकिन यहाँ तो परिस्थिति है कि खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, आपका एक काम नहीं हो रहा है। आप अपने बच्चों को पाठशाला भी नहीं भेज सकते, ये जानने के बिना कि वहां पे भी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं, उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? बताइए। देखिए, देश की आंधी इस देश का नौजवान है।
जाग जाओ मेरे भाइयों और बहनों। आपको बचाने के लिए कोई आंधी नहीं आ रही है, आप खुद को बचाइए। ये जो आपके साथ हो रहा है ये गलत है। जो रोज रोज आप जी रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, ये गलत है। मेरे नौजवान भाइयों, आप फीस देते हैं ट्यूशन की, देते हैं कि नहीं? जब आपको भर्ती की परीक्षा भरनी पड़ती है, आप संघर्ष करते हैं कि नहीं? माता पिता आपके लिए खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, संघर्ष करके आपके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं कि आपकी फीस भरेंगे कि नहीं? तो क्यों इनको आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो बार बार उनकी भर्ती की परीक्षाओं में ये घोटाला करते हैं? मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, मैंने उत्तर प्रदेश में ऐसे नौजवान देखे हैं जिनके 10-10 साल गुजर गए हैं। एक परीक्षा दी, मार्क्स नहीं निकले, उसमें कुछ घोटाला हो गया। दूसरी परीक्षा दी, उसमें भी घोटाला हो गया, भर्ती की लिस्ट नहीं निकली। इंतजार करते रहे ये सोच के कि हमने पैसे खर्चे हैं, हमने मेहनत की है, एक ना एक दिन हो जाएगा। इंतजार करते रहे। जो बच्चा 22 साल का था, 21 साल का था, अब 30 साल का हो गया, अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली। ये परिस्थितियां हैं इन प्रदेशों में जहां भाजपा सरकार में है, सत्ता में है, क्योंकि इनका अहंकार बहुत बढ़ गया है। मेरी बहनों और भाइयों, बहुत ज्यादा लूट होने लगी है और कोई रोक, कोई लगाम नहीं है। आप सोचिए, जब आप ही की संपत्ति, इस देश की संपत्ति, जो सबसे बड़े बड़े पीएसयू हैं, वही अपने दोस्तों को बेच डाले। जब यहाँ खड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, कर्मचारी हैं, इनको पुराना पेंशन नहीं मिलता। जब इसको देने का समय आता है तो आपको बताया जाता है कि पैसे नहीं हैं। तो अगर पैसे नहीं हैं तो अडानी जी के हजारों करोड़ लोन माफ कैसे हो रहे हैं? अगर किसान के कर्ज माफ नहीं हो सकते तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कैसे हो रहे हैं? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारी नहीं, इन सब नेताओं की नहीं, आप सबकी जिंदगी बर्बाद होगी, आपका भविष्य बर्बाद होगा। आपके आने वाले दिन अच्छे नहीं, बुरे होंगे, और ये बात आपको गहराई में समझनी पड़ेगी। आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि कुछ लोगों ने नेताओं को भगवान बना दिया है। नेता भगवान नहीं है। बहनों और भाइयों, आप में से उभर के आता है, आप की तरह इंसान है, और जब उसका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब वो आपकी परवाह नहीं करता, तो इस लोकतंत्र ने, जिसपे हम सबको गर्व है, इस लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है कि आप उसको निकालें, उसको सबक सिखाएं, उसको जिम्मेदार बनाएं, उसको जवाबदेह बनाएं। और ये आपकी जिम्मेदारी है। आज आपके प्रदेश में इतनी महंगाई है, मैं जानती हूं बहनों, मैं जानती हूं कि आप पर क्या गुजर रहा है। मैं जानती हूं कि जब आप सोच रहे होंगे कि त्योहार का मौसम आ रहा है, दशहरा आ रहा है, धनतेरस, दिवाली, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आप जब दुकान जाते हैं तो घबराते हैं कि हम ये सब चीजें ले पाएंगे कि नहीं। आधी चीजें खरीदते हैं, आधी छोड़ देते हैं। मैं जानती हूं आप सोचती हैं कि किस तरह से थोड़ी बहुत बचत हो जाए घर में, थोड़ा कम खा के, थोड़ा सा काम ज्यादा करके। मैं जानती हूं कि कितनी मुश्किल समाज का कितना आप बोझ उठाती हैं। आपको बताया जाता है कि राशन हमने मुफ्त कर दिया, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वहां हजारों करोड़ के लोन मुफ्त में मिल रहे हैं, यहां राशन पे हमें आपसे हाथ जोड़ना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि राशन आपको मुफ्त में दे रहे हैं। अब आप सोचिए, मैं एक राज बताती हूं आपको। जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपको राशन कितने में मिलता था? 60 रुपए में। उस समय गैस का सिलेंडर कितने का था? 425 रुपए।
तो मतलब 485 रुपए में लगभग आपको राशन भी मिल जाता था और आपको सिलेंडर भी मिल जाता था। अब ये कहते हैं इन्होंने राशन मुफ्त कर लिया, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर लिया आप पे। और अभी तक, कल तक, चुनाव के आने तक सिलेंडर कितने का मिल रहा था आपको? 1125 रुपए। तो जो आपको पहले सिलेंडर और राशन 485 रुपए में मिल रहा था, आज आपको राशन मुफ्त लेकिन सिलेंडर 1125 रुपए। और चुनाव आया, फट से कम कर दिया। चुनाव आया, आप सुन लीजिए इस बात को बहुत ध्यान से। चुनाव आया तो क्या क्या नहीं हुआ। चुनाव आया तो घोषणाएं शुरू। चुनाव आया तो मोदी जी हर 2 दिन यहां आकर कोई उद्घाटन कर रहे हैं। 18 साल में समय नहीं मिला उद्घाटन करने के लिए। ये पुल, ये सड़कें, ये सब विकास की बातें ये पहले नहीं हो सकती थी? क्या समझ रखा है आपको भाइयों और बहनों? अरे जागो, इनको सिखाओ। ये तो समझ रहे हैं कि किसानों के जीवन में मुश्किल पे मुश्किल डालें, कि आप सिंचाई के लिए इनसे भीख मांगे। आपकी जब फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा आपको मिला है? यहां सोयाबीन के किसान हैं? आपको मुआवजा मिला? चलिए, बारिश आई, बाढ़ आई, कुछ सर्वे भी किया इन्होंने मुआवजे के लिए? नहीं किया। अब देखिए चुनाव आ रहे हैं, देखिए क्या पता कुछ मुआवजा भी दे दे। चुनाव के बाद करेंगे नहीं करेंगे ये मत पूछिए मेरे से। फसल बीमे में घोटाला, तो हर तरफ घोटाला। तो आप बताइए इसका इलाज क्या है? आज बेरोजगारी चरम पे है कि नहीं है? है ना? आपको मालूम है कितने पद खाली हैं? मैं बताती हूं, सुनिए। शिक्षकों के करीब 70,000 पद खाली। विश्वविद्यालयों में 75% पद खाली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के 90% से ज्यादा पद खाली। ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जन के 90% से ज्यादा पद खाली। महिला रोग विशेषज्ञों में 90% से ज्यादा पद खाली। फिजिशियन, जो डॉक्टर होते हैं, जो सारी बीमारियां समझ जाते हैं, 90% से ज्यादा पद खाली। बच्चों के डॉक्टर 90% से ज्यादा पद खाली। पूरे प्रदेश की सीएचसी में एक भी आंख का डॉक्टर नहीं है। मोतियाबिंद होती है, आंख में तकलीफ होती है, कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? प्राइवेट में जाएंगे। प्राइवेट में चले जाते अगर पैसे कमाने का मौका दिया होता आपको। लेकिन इन 3.5 सालों में और उससे पहले जितने सालों का इनका राज रहा है, आपको कमाने का मौका कहां दिया? जहां जहां से रोजगार बनना था, चाहे बड़े बड़े पीएसयू इन्होंने बेच दिए। छोटे छोटे उद्योग पे जीएसटी थोप कर, नोटबंदी करके उन्होंने ठप करा दिए। मुश्किल में है जितने भी मेरे दुकानदार भाई यहाँ बैठे हैं या छोटे छोटे उद्योगपति हैं, वो बताएंगे आपको कितनी कमाई हुई है। जीएसटी भरते 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 उनको समझ में ही नहीं आ रहा है किस चीज की क्या जीएसटी है। उनको खत्म कर दिया। खेती किसानी में रोजगार पैदा होता था, मनरेगा होता था आपके गांव में, वहां पे रोजगार बंद। तो रोजगार देंगे कहां से आपको? आपको कमाने का मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप पे महंगाई इतनी थोप रहे हैं कि आपका जीना मुश्किल हो गया है। पर ये सब बातें मैं आपको यहाँ इस मंच पे खड़े होकर समझा रही हूँ। आप सबको तो पहले ही मालूम है। जी आप रहे हैं, संघर्ष आप कर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, उनकी किताबों को खरीदने के लिए, उनकी फीस भरने के लिए, उनकी भर्ती की परीक्षाओं के लिए, उनकी नौकरियों को, इंटरव्यूज के लिए। ये सब काम आपके ही समर्थन से आपके बच्चे कर रहे हैं, लेकिन करने के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप इंदौर संभाग के हैं,
आप जानते हैं कि पिछले 18 सालों में यहाँ कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है कि नहीं बनी? कोई नया अस्पताल बना? कोई मेडिकल कॉलेज खुला? तो क्या कर रहे हैं ये? मोदी जी यहाँ आते हैं, आजकल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शर्म कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं लेते, कहते मुझे वोट दो। और वो तो आपके सीएम बनने वाले नहीं है। मैंने आपको बताया, मैं भाषण सुन रही थी उनका, 50 मिनट में 50 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, खुश हो जाओ भाई, खुद नाम लेने के बजाय वो नाम ले रहे हैं आपका। मैं तो कहती हूँ, छोटी हूं उनसे, कम अनुभव है, उम्र भी कम है, लेकिन एक छोटी सी सलाह दे देती हूँ, जितनी बार कांग्रेस का नाम 50 मिनट के भाषण में लेते हैं, विकास का नाम ले लीजिए। ये बता दीजिए कि 18 सालों में आपने इंदौर के लिए क्या किया, आपने मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या किया, कितने रोजगार बनाए, कितने घोटालेबाजों को पकड़ा, कितनों के पीछे ईडी डाल दी, कितने जेल में हैं, किसानों के लिए कितनी राहत दी, कितनी बिजली फ्री दी। लेकिन ये बात नहीं कर सकते, इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि काम नहीं किया है। इसीलिए मैं बार बार भरोसे की बात करती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ, देखिए बहने, एक नया बिल लाए संसद में, महिला आरक्षण बिल, खूब वाह वाह हुई पूरे देश भर में, जितने भी विपक्षी दल हैं हमने भी समर्थन किया कि चलो ये बहुत अच्छा कदम है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, टीवी पे इश्तिहार हुए, सब कुछ हुआ, मोदी जी की बड़ी वाह वाह हुई। फिर क्या पता चला कि 10 सालों के लिए ये लागू ही नहीं होगा। इससे पहले जाति जनगणना करनी पड़ेगी, उससे पहले परसिमन करना पड़ेगा, 10 साल लगेंगे। तो फिर इस घोषणा का मतलब क्या है? इन चुनाव के लिए फिर से मतलब क्या है? आप महिलाओं को मजाक समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि महिलाओं को आप कुछ भी कह दें और हम अंधे होकर आपको वोट देंगे? हमारा अधिकार है ये हमारा अधिकार है कि हमें आरक्षण मिले, हमारा अधिकार है। ये कोई एहसान नहीं कर रहा है हम पे। और जिस तरह इस देश के एक एक वासी का अधिकार है, इस संविधान में है कि हर चीज के लिए समान अधिकार होना चाहिए, तो फिर जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? जब इसकी बात उठती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं? आपने देखा बिहार में सर्वे हुआ, सेंसस हुआ, क्या पता चला कि ओबीसी, दलित और जनजाति संख्या कितनी है इनकी? 84% प्रदेश में। तो बताइए, बड़े बड़े पदों में जहां सबसे ज्यादा लाभ होता है या जहां सबसे ज्यादा सत्ता होती है, उन पदों में क्या 84% इन जातियों के लोग हैं कि नहीं? बताइए, होने चाहिए कि नहीं? तो जब ये बात उठती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं? आप सब आदिवासी समाज के हैं, यहां से आपको पलायन करना पड़ता है, सच बात है कि नहीं? दिल्ली में बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूं जो यहां से गए हुए हैं वहां पलायन करके, क्यों? रोजगार ढूंढने के लिए। आपके क्षेत्र में जैसे मैंने पहले कहा, मनरेगा होता था, कुछ रोजगार मिल जाता था, वो भी बंद हो गया है। यहाँ की आदिवासी महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार है। आपने सारे वायरल वीडियो देखे होंगे, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा बच्चियां एमपी में गायब हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं यहां से गायब होती हैं। यहां रोज 17 बलात्कार होती हैं। बहनों सुनो, क्योंकि आपको पूछना पड़ेगा कि आपकी सुरक्षा के लिए ये सरकार क्या कर रही है।
ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़ी घोषणाएं चुनाव से पहले कि आपको पैसे मिलेंगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपको आरक्षण मिलेगा, बहुत बड़ी बातें हैं। 18 साल से सरकार में रही हैं, आपकी बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। ये सवाल पूछो। आपको याद है वो कहानी यही की कृष्ण भगवान ने जब रुक्मिणी जी के साथ लीला रचाई तो रुक्मिणी जी ने क्या कहा? कहा कि घोड़ों का, रथ के घोड़ों की लगाम आप मुझे दे दीजिए, मैं चलाऊंगी ताकि किसी को गलतफहमी ना हो। और मेरी बहनें मुस्कुरा रही हो, लगाम अपने हाथों में लो, अपने भविष्य का रथ रुक्मिणी जी की तरह चलाओ। आगे देखो, अर्जुन की आंख और अर्जुन के निशाने के तरह विकास, अपने बच्चों का भविष्य, अपने अधिकार, इस देश को आगे बढ़ाने का काम अपनी नजर से मत हटाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी बहनों। तुम अगली पीढ़ी का परवरिश करती हो, तुम समाज को बनाती हो। अगर तुम समाज को मजबूत नहीं रखोगी तो ये समाज नहीं रहेगा। जो आपकी परंपराएं हैं, मेरी दादी इंदिरा गांधी कहती थी कि जो आदिवासी संस्कृति है, जो आदिवासी परंपराएं हैं, इन्हें मजबूत रखना बहुत जरूरी है। कभी इन्हें बदलने की कोशिश नहीं की उन्होंने। जल, जंगल, जमीन का अधिकार आपको दिया, पट्टे आपको दिए ताकि आप मजबूत बने। और मेरी बहनें, आज इस देश का एक एक नेता समझ गया है कि अगर महिलाओं का वोट उसे नहीं मिले तो वो सत्ता में नहीं आ सकता। इसीलिए मेरी बहनें, जब मैं कहती हूं कि लगाम संभालो, अपना रथ खुद चलाओ, मैं इसलिए कहती हूं कि आज कौन सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा, ये आपके हाथों में है। इस बात को गहराई से समझो। जब आपको झूठे वादे किए जाते हैं, जब आपको बताया जाता है कि हम आपके लिए क्या क्या नहीं करेंगे, तो जानते हैं आपकी बेटियां अगर हैं तो कभी कभी बेटी आती है, कहती है अच्छा लड़का मिल गया, तो आप कहती हैं कि अगर हमें शादी के लिए तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना है तो पहले हम जानना चाहेंगे कि उसकी क्या मजबूती है, क्या करेगा। अगर आपको लगे कि ऐसा लड़का है जो झूठ मूठ के बता दे लड़कियों को कि आपके लिए ऐसे ऐसे महल बनाएंगे, हम आपको यहाँ ले जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो आप क्या कहेंगी अपनी बेटी से कि बेटा ध्यान रखो, ध्यान रखो, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, ये करेगा नहीं। कहती है कि नहीं? तो इतनी समझदार है, इतनी जिम्मेदार है, अपने आप को फुसलाने मत दीजिए। समझ जाइए कि ये राजनीतिक खिलवाड़ हो रहा है आपके साथ। आपको अपना भविष्य मजबूत बनाना है तो जैसे मैंने शुरू में कहा, अपने अनुभव पर उतरिए। आप देखिए, आपके जीवन में तरक्की आई, महंगाई घटी, आपके बच्चों को रोजगार मिला, खेती में आप काम करते हैं, वहां आपको कोई सहायता मिली सरकार से? क्या नई पाठशालाएं बनी, विश्वविद्यालय बने, अस्पताल बने? और अगर नहीं बने हैं तो बहनों और भाइयों, जाग जाओ और एक ऐसी सरकार लाओ जो ये सारे काम आपको करके दिखाए। शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया है, भर गया है। अब कृष्ण भगवान की तरह कृष्ण रूपी बन जाओ और कृष्ण भगवान की तरह इनको निकाल दो, इनको खत्म कर दो। डेढ़ सालों में, पिछले चुनाव में
पिछले चुनाव में आपने कौन सी सरकार चुनी थी? कांग्रेस। यहां बैठे हैं कमलनाथ जी। पिछली सरकार में आपने पिछली चुनाव में आपने कांग्रेस की सरकार चुनी। फिर क्या हुआ? रिश्वतखोरी हुई और जो आपका आदेश था उसका पालन नहीं किया गया। आप कांग्रेस की सरकार चाहते थे और जोड़ तोड़ करके 1.5 साल के अंदर अंदर आपको भाजपा की सरकार मिली कि नहीं मिली? और नतीजा आप सबने देखा। 1.5 साल में मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपका ही अनुभव रहा होगा कि कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या किया। किसानों के कर्ज माफ किए, 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 600 रुपए बनाया, 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिलवाई, 1000 गौशालाएं खुलवाई। 1.5 साल की बात कर रही हूं मैं, 18 साल की बात नहीं है ये। आदिवासियों के लिए 12,000 बर्तन बैंक खोले, इससे आपको भी सुविधा मिली होगी। ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल की परियोजना शुरू की। ये 1.5 साल का काम था बहनों और भाइयों, 18 साल का नहीं। आज जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ को देखिए, धान खरीद के सबसे ज्यादा पैसे छत्तीसगढ़ में आज मिल रहे हैं। बेरोजगारी सबसे कम कहां है पूरे देश में? छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा वन अधिकार के पट्टे कहां मिले हैं? छत्तीसगढ़ में मिले हैं। आदिवासियों के 60 से ज्यादा वन उपज को समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है। पुराना पेंशन कहां लागू है? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा निकाल रहे हैं इसके लिए, क्योंकि हम आपको सर्वोपरि रख रहे हैं। कर्नाटका में मेरी बहनों, बस की यात्राएं पूरे प्रदेश में मुफ्त है बहनों के लिए। 2000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं बहनों को। 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी आपदा आई, हमने आपकी बात की, आपके मुआवजे की। आपको मुआवजा नहीं मिला जब बाढ़ आई, जब आपकी फसल खराब हुई। हिमाचल प्रदेश में आपदा है, सबसे बड़ा पैकेज आपदा के लिए, राहत के लिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दे रही है। राजस्थान में बहनों और भाइयों, हमने बात की कि यहां स्थिति क्या है अस्पतालों की। डॉक्टर के पद खाली हैं, नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है वो भी बेरोजगार हैं, लेकिन पद नहीं भरे जा रहे हैं। आपको इलाज के लिए प्राइवेट में कहां कितना खर्च करना पड़ रहा है। और राजस्थान में चिरंजीवी योजना कांग्रेस की सरकार ने निकाली है। आप किसी भी राजस्थानी से पूछिए, 25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है, आज के दिन हो रहा है। और ये चुनावी घोषणाएं नहीं है भाई बहनों और भाइयों, ये उनकी नीतियां हैं। ये कांग्रेस की सरकारों की नीतियां इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए आप सर्वोपरि हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और आज मैं इस मंच पर खड़े होकर आपको कह रही हूं कि कांग्रेस आपके लिए कुछ गारंटी लाई है, और आप ही खुद देखिए कि क्या कांग्रेस के प्रदेशों में इनकी गारंटियां लागू हो रही हैं कि नहीं। जब आपको ये पता चलेगा, खुद अखबारों में पढ़िए, इंटरनेट पे जाकर देखिए, जहां आपको सुविधा हो वहां पूछिए। जब आपको खुद अपने अनुभव से पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने जो वादे किए वाकई पूरे कर रहे हैं, तब आप इन गारंटियों में आप विश्वास करो,
और मैं दावे के साथ कह रही हूं आपको कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां गारंटीज पूरी हो रही हैं और यहां पे मध्य प्रदेश में होंगी। क्या है ये गारंटी? जिस तरह से किसानों के कर्ज हमने पहले माफ किए, उस तरह से हम उस काम को फिर से शुरू करेंगे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 200 यूनिट बिजली के लिए जो बिजली का बिल है वो आधा होगा, हाफ होगा। पुरानी पेंशन यहां मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। आपको गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में दिलवाएंगे। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा, आपके खाते में जाएगा मेरी बहनों। और 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली भी किसानों को मुफ्त मिलेगी। देखिए, आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी और मैं यहां खड़े होकर ऐसी कोई बात भी नहीं करना चाहती जो सही नहीं है। दूसरी पार्टियों के बारे में नकारात्मक बातें करना, उल्टी सीधी बातें करना आसान है। अपने काम और अपनी पार्टी, अपनी सरकारों के अनुभव, उनके विवेक, उनके कार्यों के आधार पर बात करना मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों? क्योंकि फिजूल की बात नहीं कर सकती। मैं यहां खड़ी होकर ये नहीं कह सकती कि भाई राजस्थान में चिरंजीवी योजना है, 25 लाख का मुफ्त इलाज है, अगर नहीं होगा तो। क्योंकि आप में विवेक है, आप जान लेंगे कि भाई यहां पे खड़े होकर सब फालतू की बातें करते हैं। तो यहां खड़े होकर मैं सिर्फ वो बातें करना चाहती हूं जो सच्चाई है, जो हमारे अनुभव की बातें हैं और जिन बातों की सच्चाई आप खुद खोज सकते हैं। तो यहां खड़े होकर सबसे बड़ी बात मैं आपसे क्या कहना चाहती हूं कि देखिए, ये देश आपका है, ये देश आपका है, ये प्रदेश आपका है, ये भविष्य आपका है, ये आगे वाली पीढ़ी, ये नई पीढ़ी आपकी है। तो जिम्मेदारी भी आपकी है। कांग्रेस पार्टी भी आपकी है, हम सब भी आपके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको हल्के में मत लीजिए। आपको संविधान ने सबसे बड़ी शक्ति दी है, वो आपकी शक्ति है, जनता की शक्ति है। अब बहुत हो चुका है, आपने बहुत देख लिया है, टीवी में बातें सुन ली हैं, बड़े बड़े इश्तिहार देख लिए हैं, वहां हरियाली है, इश्तिहारों में बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, सब बन रहा है, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, रोजगार बन रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही, सब कुछ हो रहा है इश्तिहारों में, लेकिन जमीन पर नहीं हो रहा है। और जब तक आप इसको जमीन पर नहीं उतारेंगे, आप स्पष्ट कर दीजिए हर नेता को कि जब तक ये बातें जमीन पर नहीं उतारेंगे, अपने वादों पर खरे नहीं उतरेंगे, तब तक आपका कीमती वोट उनके पास नहीं जाएगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर आप सोच समझ के अपना वोट देंगे, अगर आप वाकई अपने भविष्य को बनाने के लिए और ऐसी बातों में नहीं पड़ेंगे जिनसे आपके जज्बात जुड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत चालाकी से चुनाव के समय आपके जज्बातों को जोड़ा जाता है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं कि आपको बुरा लगता है कि भाई अगर हम वोट नहीं देंगे कहीं हमारे धर्म पे आंच ना आ जाए, कहीं हमारी जाति पे आंच ना आ जाए। लेकिन यह आपको गुमराह करने का तरीका है। तो जैसे मैंने कहा, अपनी आंख अर्जुन की तरह निशाने पर रखिए। निशाना आपका भविष्य है, निशाना मध्य प्रदेश का भविष्य है। मेरी बहनों, निशाना आपका भविष्य है, इससे आंख मत हटाओ। और आप जिस दिन चुनाव में वोट डालने जाएंगे, उस दिन याद रखो मेरी बातें, ये वोट आपके लिए जाना चाहिए, आपके मध्य प्रदेश के लिए, आपके भविष्य के लिए और आपके बच्चों को मजबूत बनाने के लिए। और मैं दावे के साथ कहती हूं कि अगर आप इस तरह से सोचेंगे
अगर आप पूरे विवेक से और अपने ही अनुभव से अपना वोट डालेंगे तो आपका एक एक वोट आज कांग्रेस पार्टी को जाएगा, क्योंकि इस देश को मजबूत बनाने वाली, इस देश को स्वतंत्र बनाने वाली, इस देश को एक रखने वाली, इस देश में विकास लाने वाली एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। भाइयों और बहनों, अब खेती में वापस जाने का समय आ गया है। मैं आपको और कष्ट नहीं दूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने इतनी प्यार से मेरी बातें सुनी और मेरा इंतजार किया। मेरे साथ एक बार कहिए, मध्य प्रदेश की जय, मध्य प्रदेश की जय, मध्य प्रदेश की जय। जय हिंद। मां शिवानी जी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी जी की जय। आज यहाँ खड़े हुए हमें उन महापुरुषों की याद आती है जिन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। ये धरती स्वतंत्रता सेनानी इंद्रू केवट जी, सुखदेव पातर हलबा जी और कंगलू कुम्हार जी की है। ठाकुर राम प्रसाद पोटाई जी की धरती है, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य होने के नाते बाबा साहेब के साथ पिछड़ों और वंचितों के अधिकार दिलाए। ये पंचायती राज का सम्मेलन है। महात्मा गांधी जी के से लेकर राजीव गांधी जी तक पंचायती राज का जो सपना था उसको साकार करने का कार्य कांग्रेस ने किया। 33% महिला आरक्षण पंचायतों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। देखिए, जैसे बघेल जी ने कहा, एक समय था जब जनप्रतिनिधि की संख्या बहुत कम थी, तो उससे क्या होता था कि जितने निर्णय लेने थे वो सब एक जगह केंद्रित हो जाते। वही 5000 लोग पूरे देश के लिए छोटे से बड़ा सा बड़ा निर्णय ले सकते थे। तो कई ऐसे कार्य होते थे जिनको होने में बहुत समय लगता था। कई ऐसे कार्य भी होते होंगे जिनकी जरूरत ही नहीं थी। कई ऐसे कार्य होते थे जिनकी जरूरत थी लेकिन समय लगता था। दिल्ली जाना पड़ता था या रायपुर जाना पड़ता था या कहीं और आपके जिले में जाना पड़ता था अगर गांव का कार्य होता था। तो जब पंचायती राज की बात हुई तब मंशा ये थी कि लोकतंत्र को जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब है कि जो गांव का विकास है, जो गांव का कार्य है, उसका निर्णय गांव में ही होना चाहिए। आज आप सब यहाँ बैठे हैं, आप सब जमीनी लोग हैं। सबसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता है कि गांव की जरूरतें क्या हैं, गांव के विकास के लिए क्या अच्छा रहेगा, कौन सा काम पहले करना चाहिए, किसकी ज्यादा जरूरत है, ये आप सब जानते हैं और आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता। आज आपके हाथों में सत्ता है। आज पैसा सरकार आपके हाथों में भेजती है ताकि आप ये निर्णय ले सकें और गांव में आप खुद काम करा सकें। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र की नींव, इस देश की जितनी भी व्यवस्था है उसकी नींव आज पंचायतों में, गांव में, नगर पालिकाओं में है। तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मैं जानती हूं कि इन जिम्मेदारियों को आप बहुत निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार। भरोसा करते हैं आप इस सरकार में? जोर से बोलिए, करते हैं? क्यों करते हैं? हाँ? देखिए, भरोसे को बनने में समय लगता है। भरोसे को बनने में ये होना जरूरी है कि आपको दिखे। आप किसी के साथ दोस्ती भी कर लो, नई नई दोस्ती है, एकदम भरोसा नहीं बनता, समय लगता है। कहीं आपको कोई समस्या आ गई आपके घर में, उस दोस्त ने मदद कर ली तो भरोसा बनना शुरू होता है। कहीं सबने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया
वो दोस्त खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं वो ऐसा नहीं है, मेरा दोस्त है, तो आपका भरोसा बनता है कि नहीं। तो सरकार के साथ भी अनुभव से ही भरोसा बनता है। और अनुभव किस चीज का होता है? निष्ठा का होता है। आप देखते हैं कि यह सरकार हमारे लिए काम कर रही है। क्या इस सरकार के लिए जनता सर्वोपरि है कि नहीं? क्या इस सरकार में ऐसे मंत्री हैं, ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं या सबसे पहले जनता का फायदा देखते हैं? और जब आपको अपने अनुभव से पता चलता है कि हाँ हमारे गांव में काम हो रहा है, हमारे नगर में काम हो रहा है, प्रदेश का निर्माण हो रहा है, हमारी कोई समस्या होती है उसके हल के लिए कार्य हो रहा है, तभी आपका सरकार में भरोसा बनता है। तो आज अगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार में आपका भरोसा है तो ये इस वजह से है कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है वो कांग्रेस की एक बहुत पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। कैसे? आप तो जानते ही हैं कि मेरे परिवार का आपके साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आए, उसके बाद भी वो पूरे प्रदेश के कोने कोने तक उन्होंने दौरा किया, आपके पास आए, आपकी समस्याओं को समझा। इंदिरा जी 1972 में बस्तर में आई थी, शायद आपने भी एक फोटो देखी हुई होगी जिसमें वो नाच रही हैं कुछ आदिवासी बहनों के साथ। तो आपको याद है कि मेरे पिता और मेरी माता जी भी काफी बार बस्तर आए, आपके घरों में गए, गांव में गए, आपकी समस्याओं को समझने की उन्होंने कोशिश की। और सिर्फ मेरे परिवार के सदस्यों ने नहीं, लेकिन कांग्रेस के जितने भी नेता रहे उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि आपको समझें, आपकी समस्याओं को समझें और गहरी तरह से उनको सुलझाने की कोशिश करें। इसीलिए आपका भरोसा, आपका रिश्ता मेरे परिवार के सदस्यों से बना, कांग्रेस पार्टी से बना और आज कांग्रेस की सरकार से बना है। आपको पता नहीं होगा शायद कि जब मेरी दादी इंदिरा जी यहाँ आई थी तब स्वामी आत्मानंद जी से उन्होंने कहा था कि हम यहाँ का विकास कराएंगे और यहाँ के बच्चों को शिक्षित कराएंगे। तो आप ये इस बात का मिसाल कि कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा को आज कायम रखने का काम हमारी सरकार कर रही है, यही मिसाल है कि इंदिरा जी ने उस समय कहा था, भूपेश बघेल जी आज कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जिले जिले में नए विद्यालय खोले हैं। यहाँ मैं स्टॉल में गई तो मैं कुछ बच्चों से मिली, कितना गर्व होता है, मुझे गर्व होता है, आपको तो और भी गर्व होता होगा कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने नीट की परीक्षा पास की है, किसी ने जी की परीक्षा पास की है। तो आपको कितना गर्व होगा कि आज जो आपके प्रदेश में सरकार है वो आपको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज बस्तर एक अंतरराष्ट्रीय नाम बन गया है, ब्रांड बन गया है। यहाँ एक मॉडल बना है मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट का। ये एशिया का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट है। और इसमें विजन देखिए, ये बात देखिए कि ये बहुत आधुनिक चीज है एक तरह से, क्योंकि आजकल ये बात बहुत चल रही है कि जैसे मिलेट के जो पदार्थ हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। पूरी दुनिया भर में लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं और एशिया में सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है? यहाँ बस्तर में है। कोदो, कुटकी, रागी और ज्वार की खेती यहाँ पे किसानों की आय बढ़ा रही है। बस्तर एक पर्यटन स्थल बन गया है जहाँ देश भर से लोग आते हैं आपकी प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए। बहुत लोगों को रोजगार मिला, आपकी संस्कृति, आपकी हुनर, आपकी कला को बढ़ावा मिला है और उसको बदलने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। आप पर कोई अपनी संस्कृति को ठोसने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। आप ही की संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है। 60 से ज्यादा वन उपज आज समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं।
देश में कुल वन उपज जितने भी हैं उनमें सबसे ज्यादा योगदान छत्तीसगढ़ से है। लखनपुरी चरामा में रोजगार बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। तो इतना सारा काम आपके क्षेत्र में हो रहा है। भाजपा के राज में क्या था, मेरे से अच्छी तरह आप जानते हैं। हिंसा का राज था, लोग यहां आने से डरते थे। निर्दोष आदिवासी भाई बहनों को जेल में डाल दिया जाता था। हर तरफ हिंसा, भय और उत्पीड़न था। आज कांग्रेस की सरकार ने खूब परिश्रम करके 5 सालों के अंदर अंदर आपको उस हिंसा की जाल से निकाला है और आपको प्रगति, इसीलिए आज भी उनके गुजर जाने के 30 साल से ज्यादा गुजर गए, लेकिन आज भी आप उनकी याद करते हैं और उन पर आज भी भरोसा है। बघेल जी की सरकार पर भी इसी तरह से आपका भरोसा है, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, भाई बहनों के लिए इतना काम करके आपको दिखाया है। आप जानते हैं कि गांव में मनरेगा लाने वाली भी कांग्रेस पार्टी थी और यह आपका सौभाग्य है कि कांग्रेस की सरकार है आपके प्रदेश में, तो इन चीजों पर रोक नहीं है। कल मैं मध्य प्रदेश में थी और मुझे बताया गया कि मध्य प्रदेश में पंचायतों की जो सत्ता है, पंचायतों को जो पैसा मिलता है, उसमें काफी रोक आया है, काफी कम हो चुका है और काफी पंचायतों की शक्ति को कम किया गया है। तो यहाँ कांग्रेस की सरकार है, आपको मजबूत बनाने का काम किया जाता है। हर फैसला आपकी मजबूती के लिए लिया जाता है। आज आपके प्रदेश की चर्चा पूरे देश भर में है। सब छत्तीसगढ़ की तरफ देखते हैं कि कितना काम यहाँ हो रहा है और कितनी तेजी से आप विकसित हो रहे हैं। आपका मान सम्मान देश दुनिया में बढ़ाया गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ विकास हर गांव में हो रहा है, किसान मजबूत हो रहा है, यहाँ का किसान खुश है। बाकी प्रदेशों में हम जाते हैं तो दुखी हैं किसान, त्रस्त हैं, परेशान हैं। यहाँ आते हैं तो किसान खुश हैं। और जितने भी ये कार्य हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है और खुशी की बात ये है कि ये स्थानीय निकायों के माध्यम से लागू हो रहे हैं। इसमें धरातल और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। आम जनता के हाथों में शक्ति दी जा रही है और सत्ता आपके हाथों में रहेगी। जबकि पूरे देश भर में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां ऐसा नहीं है। वहां पंचायतों का वित्तीय अधिकार भी कम हो रहा है। मौजूदा छत्तीस सरकार ने पेशा कानून पास करके पंचायत प्रतिनिधियों को और भी मजबूत बनाया। ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज यहाँ स्थानीय निकायों के लिए अरबों रुपए का विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। आप सबको गर्व होना चाहिए कि ये सारा काम आपके प्रदेश में हो रहा है और आप ही के जरिए हो रहा है। देखिए, पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार देकर कांग्रेस ने ये साबित किया है कि असली लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, कि किसी कमरे में बैठे आपके लिए कोई अधिकारी निर्णय नहीं ले रहा है, आप खुद अपने लिए सही निर्णय ले रहे हैं। भाजपा ने क्या किया, इसका एकदम विपरीत किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, जैसे बघेल जी ने कहा, देश की सारी संपत्ति अपने अरबपति मित्रों को दे दी, लाखों करोड़ों के इनके कर्ज माफ कर लिए। जब किसानों को के कर्ज को माफ करने की बात उठती है तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफ करने का काम 24 घंटों के अंदर अंदर किया। इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री जी अपने लिए दो हवाई जहाज खरीदते हैं
8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज अपने लिए। सुन लीजिए, 20,000 करोड़ का नया संसद बनाते हैं, जबकि एक अच्छा खासा संसद हमारे देश में है। 27,000 करोड़ का एक यशोभूमि नया बड़ा हॉल बनता है, 27,000 करोड़ का। और जब ओपीएस की बात होती है, पेंशन की बात होती है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ खड़े हैं, जब आपके पेंशन की बात होती है तो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि पैसा नहीं है। तो अपनी शान बढ़ाने के लिए, अपनी आन बान शान बढ़ाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए पैसा है। अपने उद्योगपति दोस्तों के कर्ज माफ करने के लिए पैसा है। अपनी देश की संपत्ति को अपने उद्योगपति दोस्तों को सौंप सकते हैं, लेकिन आपका पेंशन नहीं दे सकते, जो आपकी मांग है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार आपको पुराना पेंशन दे रही है, क्योंकि जब नीयत सही होती है तो जो जनता के लिए अच्छा होता है वो सरकार करती है। देश का किसान आज मात्र 27 रुपए एक दिन में कमाता है। सुन लीजिए, आप यहाँ किसान बैठे हैं, यहाँ आपकी सरकार आपकी सहायता करती है, बिजली पानी सुविधाएं आपको मिलती हैं। देश भर में किसानों को मजबूत करने के बजाय किसानों की कमर तोड़ी गई है। आज देश भर में किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है। और अडानी जी, जिसका जिक्र आपने किया, बड़े बड़े उद्योगपति कितना कमाते हैं बताओ? 1600 करोड़ रुपए एक दिन में एक आदमी कमा रहा है। 1600 करोड़ रुपए एक दिन में वो कमा रहा है। 27 रुपए आप कमा रहे हैं। आपकी संपत्ति उसको दी जाती है, जब आपका नंबर आता है तो कहते हैं पैसा नहीं है। ये सरकार चल रही है इस देश में। आप क्या अपने प्रदेश में भी ऐसी सरकार चाहते हैं? क्या आप अपने प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री को लाएंगे जो सबसे पहले अपने लिए सारी संपत्ति बटोरने का काम करेगा और आपके हाथों में कुछ नहीं देगा? भाजपा की सरकारें जो हैं अमीरों के लिए चलती हैं, इसमें गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। चाहे पेंशन की बात करें, चाहे आप जाति जनगणना की बात करें, मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं। लेकिन जब सही बात आती है, जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई जाएगा। बिहार में आपने देखा है, बिहार में आंकड़े आपने देखे हैं, 84% ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े पोस्ट में, बड़े बड़े अधिकारियों के जहां जहां सत्ता है, वहां क्या 84% ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं? जवाब दीजिए, हैं? क्या उनका अधिकार नहीं है? तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। देखिए, जब आपकी काम की बात होती है, ये लोग मौन हो जाते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा, आपका ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जितनी महंगाई इस देश में बढ़ाई है, वो मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हैं वो बहुत अच्छी तरह समझती हैं, क्योंकि पूरे समाज परिवार का बोझ उठाती हैं। आप चाहती हैं कि आपके बच्चे बड़े हों, पढ़े लिखें। जब आप स्कूल की फीस भरने जाती हैं, कितनी मुश्किल होती है आपके लिए। जब आपको उनकी वर्दी खरीदनी पड़ती है, उनकी किताबें खरीदनी पड़ती हैं,
उनके लिए कोई नए कपड़े लेने पड़ते हैं, जूते लेने पड़ते हैं, सब पे जीएसटी टैक्स लग जाता है। सब पे केंद्र सरकार ने टैक्स लगाया है और उसका दाम बढ़ा दिया है। टैक्स आप दे रहे हैं और मौज उनके उद्योगपति दोस्त कर रहे हैं। हर चीज पे टैक्स लग रहा है, कपड़ों पे, बर्तनों पे। जो आप जाके आप सब्जियां खरीदते हैं वो भी महंगी हो गई हैं, तेल महंगी हो गई है। गैस के सिलेंडर को देखिए, इनका कहना है कि हम राशन आपको मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन मैं इनकी राज बताती हूं आपको। आज कांग्रेस की सरकार में आपको 60 रुपए का राशन मिलता था कि नहीं मिलता था? आपको याद है? आपको 60 रुपए देने पड़ते थे, आपको राशन मिलता था। उस समय किसी को याद है कि सिलेंडर का क्या दाम था? 425 रुपए था। 425 रुपए का सिलेंडर था, 60 रुपए का आपको राशन मिलता था। तो 485 रुपए में आपको राशन भी मिल जाता था, आपको सिलेंडर भी मिल जाता था। ये सही है कि नहीं बहने? सही है। अब इन्होंने कह दिया कि हम राशन मुफ्त दे रहे हैं, बहुत अच्छा। सिलेंडर कितने का दे रहे हैं? 1125 रुपए से 1200 रुपए में। समझ रहे हैं आप कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है? आपको कहा जा रहा है कि आपको राशन मुफ्त मिल रहा है, लेकिन जितना राशन का दाम पहली सरकार को आप जितना राशन के लिए देते थे, उससे कहीं ज्यादा सिलेंडर का है। तो जहां आपको 485 रुपए में दोनों चीजें मिल जाती थी, आज 1125 रुपए में एक सिलेंडर मिल रहा है। कौन खरीदेगा? अरे इनके उद्योगपति दोस्त आपके घर आके आपके लिए सिलेंडर खरीदेंगे? जहां जहां रोजगार का मौका था, इन्होंने खत्म कर दिया। नौकरियां मिलती थी, रोजगार मिलता था पीएसयू से। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो नजरिया था उस समय कि बड़े बड़े पीएसयू बनाए ताकि जनता को रोजगार मिले, आज वो पीएसयू बिक गए हैं, निजी बन गए हैं। उसमें ना आरक्षण मिलेगा और ना रोजगार मिलेगा। आपको खेती किसानी से रोजगार मिलते थे और पूरे देश भर में किसान को इतना कमजोर बना दिया है कि वो बेचारा कमा नहीं पा रहा है। डीजल में जीएसटी, पेट्रोल में जीएसटी, खाद महंगी, सब चीज महंगा, गुजारा नहीं हो रहा किसानों का। और तीसरी जगह जहां से रोजगार बनते थे, छोटे छोटे उद्योग, जैसे आप दुकान, छोटी राशन की दुकानें, छोटे उद्योग जो हर जगह, हर जिले में, हर छोटे छोटे शहर में होते थे, नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर वो भी बंद हो रहे हैं सारे। तो रोजगार देंगे कहां से ये लोग? इनको कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी भलाई में। ये सिर्फ चाहते हैं कि सारी देश की संपत्ति इनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को मिल जाए, ताकि उनके जरिए उनकी पार्टी में डाला जाए और चुनाव पे वो पैसे फेंक फेंक के चुनाव जीत सके। ये उनका मकसद है, सत्ता में रहना। और जो नेता सिर्फ सत्ता में रहना चाहता है और वो ये नहीं समझता कि सत्ता देने वाली पब्लिक है, तो वो नेता पब्लिक की भलाई कभी नहीं कर सकता। आज बघेल जी ने कहा कि यहां पे प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं कि अगर देश भर में धान खरीदी का सबसे ज्यादा यहां पे दाम मिलता है तो उनकी बदौलत है। अब बताइए, ये जब प्रदेश सरकार काम करती है तो उसका श्रेय भी लेना चाहते हैं। इससे उनकी नीयत दिखती है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, मैं इनसे पूछना चाहती हूं, बनारस में धान खरीद का क्या दाम है? बनारस तो इन्हीं की जगह है, वहीं से चुनाव लड़ते हैं। क्या वहां पे दे रहे हैं जितना यहां छत्तीसगढ़ में मिल रहा है आपको धान के लिए? मैं पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में 1200-1400 का दाम क्यों मिल रहा है? फिर अगर आप ही देने वाले हैं तो सबसे पहले तो अपनी जगह दीजिए ना बनारस में। जगह जगह जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा गारंटी, मोदी का गारंटी, और दुनिया क्या कहे
क्या कहे दुनिया इस मोदी जी के गारंटी का, कि जब आपने 15 लाख का गारंटी दिया था, हमारे खाते तो आज तक खाली हैं। ये आपका गारंटी क्या है? आपने कहा था कि आप करोड़ों रोजगार देंगे, क्या हुआ? तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं आपके केंद्र सरकार में, इतने पद खाली हैं, आपने भरे ही नहीं। कहां गई आपकी गारंटी? कौन सी खोखली गारंटी है? आपने कहा था बेरोजगारी को मिटाएंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आपकी बदौलत है। जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तब आप कोई नई गारंटी निकाल देते हैं। ये ऐसी बात है कि आप जब दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, दुकानदार आपको चाइना माल दे देता है, कहता है कि इसकी 10 साल की गारंटी है। घर जाते हो 10 दिन में टूट जाता है। यही है खोखली गारंटी मोदी जी की, कोई गारंटी नहीं है। ये जो भरोसा लिखा है ना, ये भरोसा टूट गया है इनमें। पूरा देश देख रहा है, आपका प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है कि जो मुंह से निकलता है वो जमीन पे काम कभी उतरता नहीं है इनका। कुछ कुछ कहते रहते हैं, लेकिन जब कार्य करने का काम होता है, विकास करने का काम होता है, तो क्या होता है? बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, नया संसद बन रहा है 20,000 करोड़ का, हॉल बन रहे हैं 27,000 करोड़ के, लेकिन आपका विकास नहीं हो रहा है। आपके पैसे, आपकी संपत्ति आपसे छीनी जा रही है, गरीबों से छीन कर अमीरों को दी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा जा रहा है, और ये आपकी संपत्ति है। इसलिए आज यहां खड़े होकर मैं आपसे कहना चाहती हूं कि एकदम जागरूक बन जाओ। यहां जो प्रदेश में सरकार चली है उसने आपके लिए काम किया है, और सबसे बड़ा काम जो किया है कांग्रेस की सरकार ने, वो आपकी संपत्ति दोबारा आपके हाथों में डालने का काम किया है, आपसे छीना नहीं है। जो आपका अधिकार था वो आपको वापस दिया है, जो आपकी संपत्ति है वो आपके हाथों में डाली है। 5 सालों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए जनता के हाथों में गए हैं छत्तीसगढ़ में। यहाँ के 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं 5 सालों में। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ किसानों, गरीबों, आदिवासियों और छत्तीसगढ़ महतारी को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनी हैं। गोठान समितियों से लाखों को रोजगार मिला है। यहाँ आप भी जब खत्म करेंगे जाके देखिए, गर्व होता है इस काम को देखकर। जहां जितने भी उत्तर भारत में इतनी बड़ी समस्या बन गई है आवारा पशुओं की, उत्तर प्रदेश की हूं, मैंने आपसे कहा, वहां आप देखिए, जहां देखेंगे वहां आवारा पशु खेती खा रही है। महिलाएं परेशान हैं, रात भर उनके पतियों को खेती में बैठना पड़ता है, निगरानी करनी पड़ती है, और दिन भर वो जाती हैं कि किसी न किसी तरह से खेती बच जाए। लेकिन सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ छत्तीसगढ़ में मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि जो गोठान योजना है उससे ये समस्या हल भी हुई है, और इससे आपकी प्रगति भी हुई है, और आपको रोजगार मिले हैं, आपकी कमाई हुई है। वहां खड़ी हुई मेरी बहनें खुशी से खिलखिला रही हैं। मैंने जब उनसे पूछा खुश हो, मुस्कुरा के कहीं खुश हैं। कितना कमाया है? हमारे समूह ने 1 लाख कमाया है। गर्व से कह रही हैं। अब इनको कौन दबाएगा? आगे बढ़ना शुरू हो गया है, विकसित होना शुरू हो गया है। तो यही चाहते हैं आप प्रदेश की सरकार से। खेती में देखिए, जैसे मैंने कहा, देश भर में किसान त्रस्त है, परेशान है, लेकिन यहाँ पे किसान खुश क्यों है? उसका कर्ज माफ किया गया, उसको सुविधाएं दी गई, धान के खरीद के जो दाम है सबसे ज्यादा है, तो खुश क्यों नहीं होगा? ये एकमात्र प्रदेश है पूरे देश में जहां लोग किसानी का काम करना चाह रहे हैं, नए रोजगार बन रहे हैं इसके द्वारा। जैसे मैंने पहले कहा, आपकी जो उपज है, गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, तिलहन,
इन सब की किसानी के लिए आपको अतिरिक्त लाभ मिलता है। गाय, गांव, गोठान द्वारा किसानों की मदद हो रही है। प्रदेश में जितना संसाधन है, जितना धन है, सारा किसान, महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के हाथों में दिया जा रहा है, आपके हाथों में वापस दिया। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना गोबर की खरीद अब तक 425 करोड़ का भुगतान इसमें हुआ है। आप सोचिए कितना लाभ हो रहा है आपका। इसीलिए जब आप भाजपा के प्रदेशों को देखते हैं, ध्यान से इनका आकलन करिए, ध्यान से देखिए क्या ये सब स्कीम, ये सब सरकार की जो बातें हैं, जो काम कर रहे हैं, वो क्या उधर भी हो रहा है। और आपको पता, सच्चाई पता चल जाएगी। चाहे आप मेरी बातों पे ना जाएं, हमारे नेताओं की बातों पे ना जाएं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के हैं, हम कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे। लेकिन आप अगर आंख खोल के अगर जागरूक बनेंगे और अगर दूसरे प्रदेशों की ओर देखेंगे तो आपको कांग्रेस के प्रदेशों में और उन प्रदेशों में बहुत फर्क दिखेगा। आज राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू है। आज जो वादे उन प्रदेशों में किए गए वो पूरे कर दिए जा रहे हैं। महिलाओं को हर महीने कुछ मिल रहा है कर्नाटका में, हिमाचल में शुरू होने जा रहा है। राजस्थान में जैसे यहाँ पर आपको चिकित्सा के लिए जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको 25 लाख तक मुफ्त इलाज मिलता है। तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये कांग्रेस में जहां जहां सरकार है उन प्रदेशों की बात है और ये सच्चाई है। तो इसमें कोई अगर आपको शक हो, आप खुद पूछ लीजिए, किसी राजस्थानी से पूछ लीजिए कि क्या हो रहा है उस प्रदेश में। और आपको तो छत्तीसगढ़ का अनुभव है ही, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ कितनी प्रगति हुई है और आपके लिए कितनी चीजें की हैं। किसानों की यहाँ हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी है। तेंदुपत्ता बंडल का दाम 4,000 रुपए तक बढ़ाया गया है। बीपीएल परिवारों का 5 लाख तक निःशुल्क इलाज हो रहा है और जो जेनेरिक दवाइयां हैं उसमें 50 से 75% तक छूट भी मिल रही है। महिलाओं के लिए मेरी बहनें कितनी योजनाएं हैं, मैं गिनवा सकती हूँ आपको। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाया, 10,000 रुपए किया। सहायिका का 5,000 रुपए किया। मिनी आंगनवाड़ी को 7,500 रुपए किया। मितानिन बहनों को भी 2,200 का रुपए अतिरिक्त मिल रहे हैं। दाई दीदी क्लिनिक बनी महिलाओं के लिए, आपसे ही संचालित है। कितना अच्छा लगता है ये देखकर कि आप खुद इन क्लिनिकों का संचालन कर रही हैं और आप ही का लाभ हो रहा है। सरकारी कॉलेजों में लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा मिल रही है। इतना अच्छा लगता है। यहाँ मेरी छोटी बेटियां खड़ी हैं जो इंग्लिश में बोल रही हैं, जो कह रही हैं कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, मैं बड़ी होकर कलेक्टर बनूंगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात की हमने, जिनके बारे में आदिवासी बच्चियों की शिक्षा के लिए इंदिरा जी ने बोला था, बघेल जी ने वो सपना साकार किया। ऐसी 50% महिलाओं के लिए उसमें आरक्षण है। स्वयं सहायता समूह का करोड़ों का कर्ज माफ किया और करोड़ों की कमाई भी होगी जब इस तरह के कार्य किए जाते हैं उनके लिए। तो इस तरह की तमाम स्कीमें हैं जो सिर्फ आपके लिए, आपके हाथों में सत्ता, आपके हाथों में आपकी संपत्ति देने के लिए बनाई जा रही हैं। मैं गर्व से आज एक और घोषणा करना चाहती हूं कि अगर हमारी सरकार फिर से प्रदेश में आएगी तो 10 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो एक ऐसा विकास का मॉडल है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। ग्रामीणों के जेब में पैसा डाला जा रहा है। ग्रामीण रोजगार बढ़ाया जा रहा है। यहां से पलायन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उल्टा पलायन यहां होगा क्योंकि इतना रोजगार, इतनी प्रगति यहां प्रदेश में हो रही है
कि सबसे पहले तो कोई छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा किसी को रोजगार ढूंढने के लिए, और दूसरा लोगों को लगेगा कि चलो हम छत्तीसगढ़ जाएं, वहां पे व्यापार करेंगे तो हम वहां विकसित हो सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके जरिए छत्तीसगढ़ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर भी विकसित होगा। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ राम सीता वन गमन पथ बनाया है। भगवान राम जी ने अपने 14 वर्ष वनवास के यहीं बिताए। जहां जहां भगवान राम जी और मां सीता जी के चरण पड़े, उनमें से 75 स्थलों की पहचान करके उनको पर्यटन तीर्थों के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि इनका अनुभव आपको है। आप खुद देख रहे हैं कि आपके प्रदेश में खुशहाली आ रही है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी आपको कि चुनाव आ रहा है, शायद कल घोषित हो जाएगा, कुछ दिनों में पोलिंग का दिन आएगा। आप सब, खासतौर से मेरी बहनें, आप अपना वोट डालने जाएंगी। आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो समझ गए हैं कि जो मेरी बहनें हैं, असली शक्ति इनके हाथों में है। आज सब आपके वोटों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी दुगनी हो गई है। किसके प्रति है ये जिम्मेदारी? आपके देश के प्रति, आपके प्रदेश के प्रति तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके बच्चों के प्रति है। आप अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना चाहती हैं कि नहीं? तो इसके लिए आप सबको, बहनों और भाइयों, बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। आप सबको सवाल उठाने पड़ेंगे कि आपके लिए क्या और कौन क्या करता है। और जब आपको दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ विकसित हो रहा है, जब आपको भरोसा है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार में, तो 5 साल और इस सरकार को मौका दो, ताकि आपका प्रदेश और भी मजबूत बने, और भी आगे बढ़े, और पूरा देश आपकी तरफ देखे कि ये मिसाल है। प्रदेश ऐसे चलना चाहिए। ऐसे विकसित होना चाहिए, और जो सरकार काम करती है इसी तरह से सरकार को काम करना चाहिए। इसलिए आज यहां खड़े हुए मैं आपसे कहती हूं कि आप अपने अनुभव पे उतरो, आप जागरूक बनो, आपका अपना कर्तव्य पूरा करो, अपने ही प्रति, अपने ही बच्चों, परिवारों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने प्रदेश और देश के प्रति। और जब आप जागरूक बनेंगे तो ये स्पष्ट है कि आप कांग्रेस को ही वोट देंगे। क्यों? आप अंदर जानते हैं कि कांग्रेस के ने आपके लिए दिन रात एक करके काम करके दिखाया है। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना। आज गर्मी भी है काफी। मेरी बहनों को मैंने पैदल चलते हुए देखा जब यहाँ आ रही थी, तो मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए और आपने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी। एक बार मेरे साथ कहिए, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय हिंद। धन्यवाद।